आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये माना जाए कि अब मार्केट एक व्यू ले रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करिए और बैंक्स लीड कर रहे हैं मार्केट को? क्या ये अप्रोच यहाँ से अब आगे भी काम करेगी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करिए और बैंक्स में लीडरशिप रहे? ये पॉसिबल है क्या? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक क्लियरली वही एक व्यू बनते आ रहा है और लगता है कि जो इम्पैक्ट रहेगा जो भी टैरिफ वॉर का आगे भी जाके उसमें रिलेटिवली जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वहाँ पे काफी रेजिलियंस देखने को मिलेगा और इम्पैक्ट भी इतना कुछ खास नहीं होगा अर्निंग्स पे। तो वहीं पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और काफी सारे ऐसे डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप एक अच्छा खासा वैल्यूएशन लेवल पे भी आप आके पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली लार्ज बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। काफी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ इसी वैल्यूएशन लेवल पे, तो एक अच्छा सेक्टर एक्सपोजर बन सकता है। बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस या एक्सपोर्ट्स का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता है, जैसे कि सीमेंट, टेलीकॉम, पावर सेक्टर। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको एक तरफ से रेजिलिएंट अर्निंग्स मिलेगा और जहां जहां पे भी वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो चुके हैं पिछले 6 महीने का जो करेक्शंस में, तो वहां पे जरूर एक एक्सपोजर बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक और सवाल, अभी जो टैरिफ वॉर से जो अनसर्टेनिटी की शुरुआत हुई थी, ट्रम्प फैक्टर जो था, क्या अब मार्केट अब उसको धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करेगा या क्या ये अभी भी एक मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर रहेगा? नहीं, एक रिस्क फैक्टर तो अभी भी है, क्योंकि जो हुआ है अभी एक टेम्पररी रिलीफ बोल सकते हैं। अभी भी फाइनल क्या आने वाला है और रिलेटिवली किस देश पे कितना आने वाला है वो भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि अच्छे से अगर नेगोशिएट हो जाता है बायलैटरल डील्स तो बेनिफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो शायद ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, क्योंकि ये सब टैरिफ वॉर में यही तो उभर के आ रहा है कि यूएस और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफी कुछ बिगड़ चुका है और यूएस का पूरा फोकस चाइनीज इंपोर्ट्स पे ही लग रहा है आज के दिन में। अगर उनको दूसरे कुछ ऑल्टरनेट सोर्सेज डेवलप करने हैं, ऑल्टरनेट रीजन्स डेवलप करने हैं इंपोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी का विंडो इंडिया के लिए खुल सकता है। और जैसे हमारे बायलैटरल नेगोशिएशंस हो गए उसके ऊपर काफी निर्भर करता है। लेकिन जरूर एक होप तो बना हुआ है कि शायद आगे जाके हमारे लिए थोड़ा एक्सपोर्ट्स में इससे फायदा होगा। हर्षा जी, ऐसे में ही ये मैं सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में क्या थोड़ा सा अपने आप को कैपिटलाइज करना चाहिए, थोड़ा रिस्क बढ़ाना मतलब लेना चाहिए इस वक्त इस स्पेस में, थोड़ा अपना एलोकेशन बढ़ाएं इस स्पेस में? क्या क्या व्यू रखते हैं आप ये, जिस एडवांटेज की आप बात कर रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए वीरेंद्र जी, कोई भी पोर्टफोलियो एक्सट्रीम पोजीशनिंग करने से उसमें ज्यादा रिस्क होता है, तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना चाहिए। जरूर जो टिल्ट है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे होना चाहिए, जहां पे एक्सपोर्ट्स का या टैरिफ का इतना ज्यादा शायद डिपेंडेंसी ना हो। लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि पूरे एक्सपोर्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं या पूरे कंपनीज जहां पे भी इम्पैक्ट हो सकता है उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन भी काफी कुछ हो चुका है। अगर नेगोशिएशंस में इतना कुछ नेगेटिव नहीं निकल के आता है और ठीक ठाक माहौल बनता है, तो वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे काफी कुछ है जो कंप्लीटली डोमेस्टिक है या रिलेटिवली डोमेस्टिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और इसमें तो यूएस एक्सपोर्ट्स का ही एक तरफ से ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बाकी का इतना सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट तो अभी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, शायद एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है कुछ कंपनी उसके लिए। जरूर एक्सपोर्ट्स का भी एक पोजीशनिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन टिल्ट जो है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे रखना बेहतर है। अच्छा हर्षा जी, जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया आपने रेट सेंसिटिव्स को लेकर, कैसे अप्रोच करें, एलोकेशन क्या रखें? आई मीन बैंक्स, एनबीएफसीज, एचएफसीज, गोल्ड इज ऑल्सो डूइंग वेल टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 94,000, तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। ये रेट सेंसिटिव्स में क्रम क्या रखें इस वक्त, और मतलब आपका प्रेफर्ड क्या है इस वक्त इस रेट सेंसिटिव्स में? देखिए, जो बैंकिंग और एनबीएफसीज है वहाँ पे वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, और हमें लग रहा है कि काफी कुछ जो रेगुलेशन का टाइटनेस था वहाँ पे थोड़ा बहुत इजी एनवायरनमेंट बनते आ रहा है। तो वहाँ पे जरूर एक अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए।
बाकी जो रेट सेंसिटिव्स में है वहां पे आपको बॉटम अप एवेल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव कहलाता है जैसे कि आपका ऑटो सेक्टर हुआ, वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ का इतना कुछ खास व्यू नहीं बन रहा है आज के दिन में। तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच जैसा अप्रोच बेहतर रहेगा। लेकिन काफी कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स हैं जहाँ पे शायद इंटरेस्ट रेट कटने से एक एक कंजम्पशन बूस्ट आएगा और आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे डिमांड स्ट्रक्चर में। तो वहां पे सब एक एक पॉजिटिव व्यू रखना बेहतर है। और हमें लगता है कि जो पहले 6 महीने से पहले ये व्यू आ रहा था कि शायद इस इंटरेस्ट रेट साइकिल एक शैलो इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगा, करीब 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आप डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखते हैं बहुत काबू में है, और जैसे क्रूड का करेक्शन हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, तो उससे ये भी लगता है कि शायद आगे जाके भी इन्फ्लेशन अच्छा खासा कंट्रोल में रहेगा और आरबीआई का जो एक इंटेंडेड लेवल है उसके आसपास में या उसके नीचे रहेगा। तो अगर वैसा है तो आपको यहाँ से भी और 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लगता है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पे धीरे धीरे फोकस बढ़ाना बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव रहना बेहतर। ओके अच्छा, ये क्योंकि सिंस रेट्स अब अगर डिक्लाइनिंग ट्रेड में है और पास ऑन भी बैंक्स और एनबीएफसी जल्दी कर रही हैं, तो इसमें आप रियल स्टेट जहाँ पे काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ, या फिर रेट सेंसिटिव्स में ही ऑटो जहाँ पे काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज हुआ, अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज होते हैं रेट कट पास ऑन के बाद, उनमें आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या है? देखिए, एक हाउसिंग फाइनेंस जो सेगमेंट है वो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है वहाँ पे। और उसके जो बेनिफिशियरीज हैं रियल एस्टेट और उसके एंसिलरी जो भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी इसका डिमांड का फर्क पड़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है पिछले 6 महीने में। तो जरूर बॉटम अप एवेल्यूएशन करना चाहिए और कुछ स्टॉक्स वहाँ पे देखने चाहिए। और उसके अलावा जनरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, और वहां पे भी आपको बॉटम अप एवेल्यूएशन करके जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे वैल्यूएशन इतना कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा खासा लेवल पे आ चुका है, तो वहाँ पे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा हर्षा जी, थोड़ा सा सबके पोर्टफोलियो में जैसे कि आपने कहा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन सबको थोड़ा थोड़ा वेटेज देना चाहिए, ये कमोडिटीज़ में आपका व्यू क्या है इस वक्त? चाहे वो मेटल्स हो, फेरस नॉन फेरस दोनों ग्रुप, केमिकल्स आर डूइंग वेल। केमिकल्स में लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स भी ठीक ठाक थे, फॉर इंस्टेंस एसआरएफ, यूपीएल एंड नवीन फ्लोरिन। केमिकल, मेटल्स, सीमेंट, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? यहाँ पे प्रेफरेंस किसको ज़्यादा दे रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, केमिकल्स तो करीब करीब 1.5-2 साल तक इंडस्ट्री में डीस्टॉकिंग देखने को मिला, और चाइनीज का जो कंपटीशन था वो बहुत भारी पड़ा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और वो सिचुएशन काफी कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और हमें लगता है कि इस साल से, यानी कि 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था जो हो चुका है, वहां से लेके अभी एक एक तरफ से मार्जिन्स में रिकवरी दिखाई देगा, और एक अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है, क्योंकि बाकी सब सेगमेंट्स में शायद इतना बड़ा बेनिफिट ना मिले, लेकिन केमिकल्स में यूजुअली जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है वो चाइनीज एक्सपोर्ट से कॉम्पीट करते हैं, और चाइनीज का जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो बहुत हाई लेवल्स पे है। तो रिलेटिवली एक अच्छा खासा सिचुएशन उभर कर आया है केमिकल्स के लिए। तो यहाँ से जरूर, और जैसे मैंने बोला, पिछले 1.5-2 साल से सेक्टर में कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं था, तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल पैसा भी नहीं गया है, तो एक तरफ से सेफ भी कहला सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ओवरवेट एक्सपोजर देखना चाहिए। सीमेंट तो कम्प्लीटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ही कम ग्लोबल लिंकेजेस हैं। सिर्फ जो रॉ मटेरियल प्राइस या फ्यूल प्राइसेस को लेके थोड़ा बहुत ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी जो भी प्रोडक्शन है, यूसेज है, सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट में ही होता है। तो उस हिसाब से एक सेफ सेक्टर है। टैरिफ्स का या फॉरेन करेंसी का इतना कुछ लिंकेजेस नहीं है, ग्लोबल लिंकेजेस नहीं है, तो जरूर वहाँ पे भी एक अच्छा पोजिशन होना चाहिए। बाकी आ गया जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स, वहां पे अभी भी बहुत सारा मूविंग पार्ट्स हैं। ग्लोबल ग्रोथ डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट होने का नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मेटल प्राइसिंग बहुत अच्छा होना बहुत मुश्किल है फंडामेंटल तरीके से। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स एक करेक्ट हो रहा है। जब भी डॉलर इंडेक्स करेक्ट होता है वो मेटल प्राइसेस से इन्वर्सली कोरिलेटेड है, और मेटल प्राइसेस ऊपर जाते हैं
तो फाइनली ये इक्वेशन कहाँ पे जाके सेटल होगा बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मटेरियल्स में पोजीशन बनाना है, केमिकल्स और सीमेंट बेहतर है ग्लोबल मेटल सेक्टर से, क्योंकि ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है वहाँ पे और वैल्यूएशन का भी एक सपोर्ट है, तो ज्यादातर केमिकल्स और सीमेंट में पोजीशन बनाना बेहतर है। अच्छा हर्षा जी, का आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ आपसे। आईटी में फाइनली आप लोगों ने क्या कॉल ली? आप लोगों ने टीसीएस के नंबर्स को देखा और फरवरी मार्च में जो प्राइस डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक एस्केलेटिंग टैरिफ वॉर, उसने प्राइस डैमेज सिवियर था वो। आई थिंक शायद मेरे ख्याल से अर्निंग्स के डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ साथ जो प्राइस डैमेज पॉसिबल था वो उससे पहले ही हो चुका है। अभी क्या आईटी में कुछ आप लोगों ने ऐड किया है या फिर लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में व्यू क्या बना रहे हैं इस प्राइस पे आप? देखिए, कुछ खास पोजीशन चेंज तो नहीं किए हैं। प्राइस डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है और वैल्यूएशन अभी शायद लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के बराबर आ चुका है काफी सारे स्टॉक्स में, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। लेकिन अभी भी एक तरफ से एक फियर बना हुआ है, जो है कि क्या यूएस ग्रोथ इतना इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे रिसेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देंगे। अगर वो ऐसा होता है या एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं तो फिर आईटी सेक्टर की जो बिजनेस मोमेंटम है वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमें लगता है कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में काफी कुछ कंपनीज का, आईटी कंपनीज का गाइडेंस भी आ जाएगा, एक तरफ से मैनेजमेंट कमेंट्री पता चल जाएगा और तब तक शायद टैरिफ्स का भी एक थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो सकता है। तो वहां पे अगर यही वैल्यूएशंस पे मिलते हैं और आपको लगता है कि यूएस ग्रोथ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंटिन्यू होगा, तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो वैल्यूएशन का एक कंफर्ट है और काफी कुछ डिस्काउंट हो चुका है। लेकिन अभी शायद बढ़ाने से ये रहेगा कि थोड़ा जल्दी ना हो जाए और शायद आपको वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाए अगर सीरियसली यूएस ग्रोथ इम्पैक्ट होता है। तो हमारे व्यू से थोड़ा सा अंडरवेट या इक्वल वेट रखना आज के दिन में बेहतर है। जैसे जैसे क्लैरिटी मिलेगा आपको ओवरवेट एक्सपोजर बनाने के लिए समय मिलेगा। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस डे। और